नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी में। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अशोक के बारे में। सम्राट अशोक का जीवन परिचय, उन्होंने क्या क्या कार्य किए और साथ ही उनके शिलालेखों या अभिलेखों की सूचना। बहुत शानदार वीडियो रहेगा ये, एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने हमारे पहले के वीडियो भी देखे होंगे, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वेदिक काल, उत्तरवेदिक काल, साहित्य, स्थितियाँ, सभी कुछ कंप्लीट हम 6 वीडियो में कर चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में बताया था। आज हम लेकर आए हैं सम्राट अशोक। तो चलिए शुरू करते हैं सम्राट अशोक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अशोक का जो राज्यारोहण और राज्यारोहण का मतलब होता है कि जब वो राजगद्दी पर बैठा, ठीक है, मतलब कि उसके हाथ में गद्दी आई। राज्यारोहण का काल टाइम अलग है और राज्याभिषेक, जब उसका राज्याभिषेक हुआ वो टाइम अलग है। ठीक है, राज्यारोहण का समय जो है वो माना जाता है 273 ईसा पूर्व और राज्याभिषेक का समय माना जाता है 269 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये 4 साल का डिफरेंस माना जाता है। 4 साल का डिफरेंस इसलिए माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि अशोक ने इन 4 साल के समय में अपने 99 भाइयों की हत्या की थी और 99 भाइयों की हत्या करने के बाद उसका राज्याभिषेक जो है वो हुआ था, उसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो इस तरह से सम्राट अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद जो है वो मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। सम्राट बनने से पहले अशोक जो था वो उज्जैन का राज्यपाल था। उज्जैन, अवंती का था, जो कि उज्जैन में है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम्राट बनने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था, तो हमारा आंसर होगा अवंती का राज्यपाल था। चलिए लाइक कर दिया होगा आपने। चलिए आगे बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं अशोक के नामों के बारे में, कहाँ पर क्या क्या कहा गया है। देखिए हम परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करेंगे। ठीक है, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से ही हम बात करेंगे। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो हम पढ़ा रहे हैं वो हमें लगता है कि वो एक एनफ माना जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, नाम के बारे में बात करते हैं। देखिए मास्की जो लेख है, मास्की लेख में अशोक को कहा गया है बुद्ध शाक्य का, क्या कहा गया है, बुद्ध शाक्य की उपमा दी गई है। अशोक के शिलालेखों में, अशोक ने शिलालेख लिखवाए उसमें उसको देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि दी गई है, यानी देवताओं का प्रिय। ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि अशोक के शिलालेखों में उसको प्रदान की गई है। बौद्ध साहित्य में अशोक को चंड अशोक कहा गया है। अगर क्वेश्चन बने कि बौद्ध साहित्य में अशोक को क्या कहा गया है, तो हमारा आंसर होगा चंड अशोक। गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर और उदयगोलन, ये जो 4 अभिलेख हैं अशोक के, इसमें उसके वास्तविक नाम यानी अशोक की हमें प्राप्ति होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है कि कौन कौन से में अशोक का वास्तविक नाम का हमें पता चलता है। तो हमें ध्यान रखना है गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर और उदयगोलन, ये ऐसे हैं जिससे हमें अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए अशोक के बारे में और अपन बात करेंगे कि अशोक ने जो था वो बहुत सारे परोपकार के काम करवाए थे, लोकोपकार वाले काम कराए थे, इसलिए अशोक को अकबर का पूर्वगामी भी कहते हैं। ठीक है, और अशोक की माता का नाम क्या था, सुभद्रांगी था, जिसको भीमा भी शास्त्रों में कहा गया है और उसके लिए धर्मा शब्द का उपयोग भी शास्त्रों में किया गया है। ठीक है, ये भी अशोक के बारे में ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे अपन बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बातों की बात करते हैं, गुफाएं के बारे में। ठीक है, 12 बार की पहाड़ियों में अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कितनी, 4। तो कौन कौन सी थी, कर्ण चौपड़, सुदामा और विश्व झोंपड़ी, ये चारों नाम अपने को ध्यान रखने हैं। इसमें से ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नहीं थी, क्योंकि अशोक का जो पुत्र था दशरथ, उसने भी गुफाओं का निर्माण करवाया था, तो उसकी गुफाएं अलग थी और अशोक की अलग थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अशोक का प्रधानमंत्री। अशोक का प्रधानमंत्री था राधागुप्त। ठीक है, अशोक का प्रधानमंत्री कौन था, राधागुप्त। बिंदुसार का कौन था, खल्लाटक। और चंद्रगुप्त का कौन था, चाणक्य। ठीक है, तो अशोक ने अपने प्रधानमंत्री राधागुप्त की सहायता से जो है वो अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। सुशीम आदि को मारकर यह राजा बना था। ठीक है, तो अशोक ने हेल्प किसकी ली थी, राधागुप्त की हेल्प इसने ली थी।
अब अपन बात करते हैं अशोक के जीवन की एक इम्पोर्टेंट घटना, जिसको अपन कह सकते हैं कलिंग आक्रमण। कलिंग, ठीक है। कलिंग जो था, कलिंग वर्तमान में अगर अपन कलिंग की बात करें कि अभी कलिंग कहाँ है, तो वर्तमान में उड़ीसा, उड़ीसा को उस समय का कलिंग कहा जा सकता है, उड़ीसा, ठीक है। और उस समय कलिंग की राजधानी थी तोसली, ठीक है। और उस समय जो वहाँ पे जो राजा राज करता था उसका नाम था नंदराज। नंदराज नाम का राजा वहाँ पर राज करता था। तो उस पर अशोक ने अपने शासनकाल के 90 वर्ष में, यहाँ पे यहाँ 90, अपने शासनकाल के 90 वर्ष में यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। ये आप ध्यान रखिएगा कि कलिंग पर आक्रमण उसने अपने शासन के 90 वर्ष में जो है वो किया था, ठीक है। अब यहाँ पे दो इसके अभिलेख आते हैं, दोली और जोगड़। दोली और जोगड़ में ये अशोक बताता है कि उसने इसमें ये लिखवाया है कि कलिंग के लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, कलिंग की प्रजा के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। ये दोली और जोगड़ नाम के जो दो अभिलेख हैं उसमें हमें ये जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये बात हुई कलिंग आक्रमण की। कलिंग आक्रमण कहा जाता है कि अशोक के इसके पीछे कुछ वित्त संबंधी जो थे वो भी उसका उद्देश्य था। और कलिंग आक्रमण के 1.5 साल बाद ही अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कर ली थी, क्योंकि इसमें लगभग संख्या के तौर पर अगर हम बात करें तो 1 लाख लोग के आसपास मारे गए थे और इतने ही लोग जो है वो घायल हुए थे। तो इसको देखकर अशोक का जो हृदय जो है वो परिवर्तित हो गया था। तो कलिंग आक्रमण को अशोक के जीवन का कह सकते टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जो कि उसके धम्मघोष भेरी घोष की जगह वो जो है वो धम्मघोष में परिवर्तित हो गया था। यानी युद्ध के अलावा, युद्ध को छोड़कर उसने धम्म का मार्ग अपनाया था। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि 1.5 साल के बाद, कलिंग युद्ध के 1.5 वर्ष के बाद उसने उपगुप्त के कहने पर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और जबकि पहले अशोक प्रारंभिक समय में अशोक जो था वो शिव मत का अनुयायी था, यानी कि वो भगवान शिव की आराधना करता था। तो हमने ये कलिंग आक्रमण की बात करी। अब अपन बात करते हैं रास तरंगिणी, क्योंकि अशोक के बारे में जानकारी हमें रास तरंगिणी के माध्यम से प्राप्त होती है। रास तरंगिणी के जो लेखक कौन है? कल्हण है। रास तरंगिणी के लेखक है कल्हण। इन्होंने इस किताब को 1150 में लिखा था, ठीक है, 1150 AD में लिखा था। ये जय सिंह के दरबार में थे और ये हर्ष के दरबार में भी रहे थे। कौन? कल्हण, ठीक है। कल्हण की जो रास तरंगिणी है ये हमारे इतिहास की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। भारतीय इतिहास की प्रथम विशुद्ध पुस्तक अगर पूछी जाए तो हमारा आंसर होगा रास तरंगिणी। इसके लेखक कौन है? कल्हण है। कल्हण के अनुसार ही हमें ये पता चलता है कि अशोक ने झेलम नदी के किनारे पर श्रीनगर नामक नगर की स्थापना करवाई थी। और कश्मीर का प्रथम शासक अशोक को, कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक अशोक को माना है, वो भी किस में माना गया है? रास तरंगिणी में माना गया है। ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। और ये भी हमें प्राप्त होता है कि अशोक के बाद कश्मीर का शासक जो है वो जलोख को माना गया है, जलोख को माना गया है, ठीक है। और कल्हण को जो है वो कश्मीर का नीरो की उपमा दी जाती है। कश्मीर का नीरो किसे कहा गया है? तो वो कल्हण को कहा गया है। और इसी रास तरंगिणी से हमें ये पता चलता है कि कश्मीर में अशोक ने विजेश्वर नाम के एक शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो विजेश्वर नाम के शिव मंदिर का निर्माण भी अशोक ने कश्मीर में करवाया था। तो ये हमने बात रास तरंगिणी के बारे में कर दी। अब आगे हम बात करेंगे दिव्यदान की बात करेंगे। दिव्यावदान नामक ग्रंथ से ही हमें ये पता चलता है कि अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसी बात को हेनसांग भी कहता है। हेनसांग भी इस बात को मान्यता देता है, ठीक है। किस बात को हेनसांग भी मान्यता देता है? कि उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक ने ली थी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है यात्रा से संबंधित कि अशोक ने किस समय किस स्थान की यात्रा की थी। देखिए, अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। अशोक पर जब प्रभाव पड़ा तब उसने क्या किया कि भगवान बुद्ध से संबंधित स्थानों पर उसने यात्रा करना प्रारंभ किया। इसी के अंतर्गत बोध गया का नंबर आया 10वें वर्ष में। उसके बाद 12वें वर्ष की बात करते हैं। 12वें वर्ष में अशोक ने निगाली सागर की यात्रा की और शासनकाल के 20वें वर्ष में अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की। और लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थल माना जाता है। इस कारण से
वहाँ पर उसने कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर उस समय क्या प्रावधान रखा उसने, तो 1/6 था, उसको उसने और घटाकर 1/8 कर दिया। कहाँ किया? लुम्बिनी में। क्यों किया? क्योंकि लुम्बिनी जो थी वो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली थी या है। ठीक है, अब इसी के आगे चलते हैं, अपन तीसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं। अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र किसने की थी, और स्थान क्या था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वहाँ उस समय तीसरी बौद्ध संगीति के लिए चुना गया स्थान था। अब अपन बात करते हैं कि अशोक ने अपने 2 अभिलेखों में, सांची और सारनाथ में, बौद्ध भिक्षुओं को चेतावनी दी है कि वो बौद्ध धर्म को भंग ना करें। ठीक है, बौद्ध धर्म के लिए जो चेतावनी जो है वो अशोक ने सांची और सारनाथ में बौद्ध भिक्षुओं को दी है। ठीक है, अब उत्तराधिकारी की बात कर लेते हैं। तो उत्तराधिकारी के रूप में अशोक के बाद लगभग 10 राजाओं का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। उसके एक पुत्र का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है तिवर, और उसके पुत्र का उल्लेख भी हमें मिलता है जिसका नाम है दशरथ। और मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक कौन था? वो था बृहदत्त। ये अंतिम शासक था। ठीक है, जिसकी हत्या करके उसके बाद में शुंग वंश की स्थापना की गई। चलिए, ये तो हमने अशोक के बारे में बात की। अब यहाँ से हम बात करते हैं अशोक के शिलालेखों के बारे में। 14 के 14 शिलालेखों के बारे में बात करते हैं। यहाँ से 100% क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बनते हैं। चलिए, सबसे पहला शिलालेख की बात करते हैं। नंबर 1 पहला शिलालेख फर्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट कहता है जीव हत्या पर पाबंद और सामाजिक उत्सवों पर रोक। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अशोक ने अपने किस शिलालेख में जीव हत्या पर पाबंदी लगाई है? तो हमारा आंसर होगा पहला शिलालेख। साथ ही पहले शिलालेख में अशोक द्वारा घोषणा की जाती है कि सामाजिक उत्सवों पर भी रोक लगाई जाए, कि फिजूल खर्ची नहीं होगी, सामाजिक उत्सवों पर भी रोक लगाई जाए। ये बात अशोक ने अपने पहले शिलालेख में कही है। दूसरा शिलालेख में अशोक लिखवाता है लोक कल्याण का आदेश दिया है उसने। लोक कल्याण का आदेश में यहाँ पे आता है माता पिता की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो। इस तरह के जो आदेश हैं वो जो है अशोक ने दूसरे शिलालेख में दिए हैं। मनुष्यों की चिकित्सा, पशुओं की चिकित्सा, अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि मनुष्यों की चिकित्सा और पशुओं की चिकित्सा से संबंधित आदेश कौन से शिलालेख में है, तो भी हमारा आंसर होगा नंबर 2, दूसरे शिलालेख में दिए गए हैं। चोल पांड्य केरल पुत्र सतीय पुत्र का पड़ोस के रूप में उल्लेख भी दूसरे शिलालेख में किया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। तीसरे शिलालेख में प्रादेशिक रज्जु को युक्त के साथ 5वें वर्ष में दौरा किया जाएगा। ये बात इसने तीसरे शिलालेख में लिखवाई है। चौथे शिलालेख की बात करें, बेरी घोष धम्म घोष में बदल गया। बेरी घोष यानी युद्ध करने की नीति धम्म घोष में बदल गई, धर्म में बदल गई। और ब्राह्मणों व श्रमणों का आदर करना सिखाया गया कि ब्राह्मणों और श्रमणों का आदर करना चाहिए। ये बात जो है अशोक के चौथे शिलालेख से हमें प्राप्त होती है। पांचवें से हमें प्राप्त होती है कि अशोक ने अपने 14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशोक ने अपने 14वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की थी। ये भी हमें जानकारी मिलती है 5वें से। छठा क्या कहता है? छठा कहता है कि प्रतिवेदक मुझे सदैव जानकारी दे। मतलब इसने एक प्रतिवेदक नाम के अधिकारी की नियुक्ति की जो अशोक को किसी भी समय राज्य में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसकी जानकारी प्रतिवेदक उसको डायरेक्ट जो है वो सीधा उसको दे सकेगा। ये बात हमें छठे शिलालेख से पता चलती है। सातवें शिलालेख से हमें सहिष्णुता की भावना के बारे में पता चलता है, यानी सभी धर्मों के प्रति समानता। ये हमें सहिष्णुता की भावना हमें 7वें शिलालेख से पता चलती है। आठवें शिलालेख से हमें ये पता चलता है कि अशोक ने 10वें वर्ष में धम्म यात्रा प्रारंभ की थी और अपने आखेटन का त्याग किया था। मतलब अशोक ने ये घोषणा कर दी थी कि अब वो स्वयं किसी प्रकार का आखेट नहीं करेगा, यानी शिकार नहीं करेगा। तो ये जानकारी हमें उसके 8वें शिलालेख से प्राप्त होती है। नवा शिलालेख में ये कहता है कि दासों के प्रति आदर, दास ले लो, सेवक ले लो, उनके प्रति आदर के साथ पेश आना पड़ेगा। ये बात ये कहता है। दम मंगल अनिवार्य, और उसने स्त्रियों को ये आदेश दिया कि दम संबंधी जो मांगलिक कार्य हैं वो हमेशा जो है वो किए जाने चाहिए। तो यहाँ पे अशोक 9वें शिलालेख में
स्त्रियों को धार्मिक कार्य करने का आदेश देता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 10वां शिलालेख 10वें में कहता है कि यश और कीर्ति की जगह वो धर्म की स्थापना करने पर बल देता है और ख्याति गौरव की निंदा करता है। मतलब फेम जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं, उसकी वो क्या करता है, निंदा करता है कि ये काम नहीं करने हमें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से शिलालेख में अशोक यश की कीर्ति की जगह धर्म की स्थापना पर बल देता है और ख्याति और गौरव की निंदा करता है। तो ये आंसर होगा अपना 10वां शिलालेख। अब इसी स्टेप में आगे चल के अपन बात करते 11वां, नंबर 11। इसमें 11वें में उसने धम्म दान का महत्व बताया है और धम्म की महत्ता पर प्रकाश डाला है। 12वां शिलालेख 12वां शिलालेख क्या कहता है? 12वें शिलालेख में सभी धर्म की वृद्धि के बारे में कहा गया है और धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख इसको कहा जाता है। मतलब सभी धर्म की वृद्धि हो, सभी सार में वृद्धि हो, ये बात 12वां शिलालेख में उसने एक कही है, लिखवाई है। ठीक है, चलिए 13वां शिलालेख जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें कलिंग आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है, उसका हृदय परिवर्तन हो गया था ये जानकारी मिलती है, उसकी विदेश नीति के बारे में पता चलता है और बौद्ध धर्म अपनाने की सूचना भी हमें उससे मिलती है और 5 पड़ोसियों पर भी उसने चर्चा की गई है। तो ये 5 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा है? ये 13वां है। ठीक है, वापस बात करेंगे। कलिंग आक्रमण, हृदय परिवर्तन, विदेश नीति, बौद्ध धर्म अपनाने की सूचना, 5 पड़ोसियों पर चर्चा, ये सभी जो बातें हैं ये इसने अपने 13वें शिलालेख में खुदवाई है। और लास्ट और फाइनल है इसका 14वें को इसने 2 पार्ट में बांट दिया है, प्रथम पृथक शिलालेख और द्वितीय पृथक शिलालेख। प्रथम पृथक में ये कहता है सभी प्रजा मेरी संतान है और दूसरे पृथक शिलालेख में ये कहता है सभी मनुष्य मेरी प्रजा है। तो ये हमने बात की है अशोक के बारे में। और भी बातें करेंगे, प्रशासन, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सिक्के, स्तंभलेख, गुहालेख, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। विदेशी यात्री, मेगास्थनीज ने क्या लिखा, इंडिका में क्या है, सारी बातें हम हमारी सीरीज़ में ज़रूर करेंगे और उसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। फटाफट सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, पूरे कोर्स के लिए हमसे जुड़ें, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ें, लाइक करें, फटाफट से इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।